सो हेलो एवरीवन। तो अपना मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर चल रहा था, उसमें हम लोग कुछ नेहरू रिपोर्ट, लाहौर सेशन, यहाँ तक की बात करके आ चुके थे। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़ लिया था। तो हमने यहाँ से कुछ शुरू किया था। हाँ, यहाँ से देख लीजिए, चीफ नेशनल एक्टिविटीज़, यानी इंडिया में इस टाइम क्या क्या मेन एक्टिविटीज़ घटित हो रही हैं। तो इसमें अगर हम सबसे पहले बात करें तो सबसे पहला काम हमने देखा था इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1885 में हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म होती है। इससे सवाल अभी भी आते हैं, इम्पॉर्टेंट है, इसका एक एक पॉइंट याद करके जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये वाला। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस आपका 1885 में बना। कौन बनाता है? फाउंडर इसके A.O. ह्यूम। ये ब्रिटेन के थे, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे। अब कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, तो इन्होंने बनाया था 1885 में। पहला सेशन हुआ था बॉम्बे में अंडर W.C. बैनर्जी। W.C. बैनर्जी पहले इसके प्रेसिडेंट थे। पहला सेशन हुआ था बॉम्बे में, 1885 में हुआ था। 72 डेलीगेट्स ने अटेंड करा था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। कभी कभी लीडर्स के भी नाम पूछ लेता कि मॉडरेट लीडर्स कौन थे, तो कुछ नाम याद रखेंगे जो इंपॉर्टेंट है, जो फेमस भी हैं। दादा भाई नेहरूजी, बदरुद्दीन तैयब जी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, आनंद मोहन बोस। तो ये आपके मॉडरेट लीडर्स में आते थे। फिर उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट इवेंट था जब बंगाल का पार्टीशन होता है 1905। ये पूछ लेता है बंगाल का पार्टीशन जब हो रहा था तो वाइसरॉय कौन था, ये सबसे फेमस सवाल है। तो उस टाइम वाइसरॉय था आपका लॉर्ड कर्जन। उसी के कॉन्सिक्वेंस में प्रोटेस्ट हुआ था जिसे हम कहते हैं स्वदेशी मूवमेंट ऑफ 1905। एक्टिव थे लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। और इन्हीं लाला लाजपत राय के बारे में हमने बात करा था, जब साइमन कमीशन के लिए प्रोटेस्ट होगा तो उसी लाठीचार्ज में इनकी डेथ हो जाएगी। और लाला लाजपत राय को अपना गुरु मानते थे भगत सिंह। फिर स्वदेशी मूवमेंट के बाद हमने देखा था एक इम्पॉर्टेंट इवेंट 1906 मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन। फाउंडर पूछ लेता है, तो 3 फाउंडर हैं मेन, आगा खान, सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क। तीनों को याद रखेंगे। फिर हमने देखा था कि 1905 आते आते मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट, इनके बीच में दरार आ जाएगी। ये मॉडरेट अपनी अलग चलाएंगे, एक्सट्रीमिस्ट अलग चलाएंगे। मॉडरेट कह रहे थे कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात मत करो, डोमिनियन स्टेटस की बात करो। एक्सट्रीमिस्ट कहते थे कंप्लीट इंडिपेंडेंस, यानी पूर्ण स्वराज, स्वराज की बात करो। स्वराज मतलब सेल्फ रूल, सेल्फ गवर्नमेंट की बात करो। तो थोड़ा सा एक्सट्रीमिस्ट की बात सुनते हुए जब 1906 में कलकत्ता सेशन होता है तो दादा भाई नेहरूजी जो एक मॉडरेट के लीडर थे वो इनकी डिमांड एक्सेप्ट कर लेंगे और अपना गोल डोमिनियन से हटा के सेट कर देंगे स्वराज। बट मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के आगे चल के बनती नहीं है और इनके बीच में लड़ाई हो जाएगी, पार्टीशन हो जाएगा। उसी को हम कहते हैं सूरत सेशन ऑफ 1907, या इसका फेमस नाम है सूरत स्प्लिट। तो सूरत स्प्लिट पूछ लेता है कब हुआ था, 1907 में हुआ था। इसके बाद हमने बात करी थी मॉले मिंटो रिफॉर्म्स। इसमें हमने कहा था सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात करता है ये रिफॉर्म, और लॉर्ड मिंटो को हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। फिर 1909 के बाद 1930 में हम आ गए थे। गदर का पार्टी का फाउंडर पूछता है, ठीक है, इसीलिए हमने ये न्यूज़ में ये इसमें पीपीटी में रखा है, क्योंकि गदर पार्टी का फाउंडर वो पूछता है। तो गदर पार्टी का फाउंडर किसको बताएंगे? लाला हरदयाल को बताएंगे। इसके बाद एक होम रूल मूवमेंट हुआ था। एक्चुअली में जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, तो एक्सट्रीमिस्ट में एक सबसे बड़े लीडर थे बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक वही 1905 के बाद अरेस्ट हो जाएंगे और 1916 में उनको बेल मिलेगी। तो 1916 में जब उन्हें बेल मिलेगी तो वो होम रूल मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। तो होम रूल मूवमेंट एक तो बाल गंगाधर तिलक स्टार्ट करते हैं, और एक और सोशल रिफॉर्मर है एनी बेसेंट। ये आयरिश लेडी थी, आयरलैंड से आई थी। ये दोनों अपना अलग अलग, ठीक है, दोनों अलग हैं, एक होम रूल मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। यानी इनका मतलब होता है कि होम का रूल, मतलब अपने लोकल लोगों का रूल हो। तो होम रूल मूवमेंट कौन कौन स्टार्ट करता है? बाल गंगाधर तिलक। कहाँ करते हैं? पुणे में। एनी बेसेंट कहाँ करते हैं? मद्रास। तो ये सवाल आता है कि होम रूल मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था? बाल गंगाधर तिलक ने अलग किया था, एनी बेसेंट ने अलग किया था। बाल गंगाधर तिलक ने कहाँ किया था? पुणे में, पूना। और एनी बेसेंट ने कहाँ किया था? मद्रास। तो कब किया था? 1916। ये सवाल पूछ लेता है। इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट सवाल आता है कि एक स्लोगन है, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ये स्लोगन किसका था? तो स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये स्लोगन था आपका बाल गंगाधर तिलक का। ये याद रखेंगे।
फिर इसके बाद एक लखनऊ पैक्ट की बात करी थी हमने। तो लखनऊ पैक्ट में देखिए क्या हुआ था, जब 1916 का टाइम है, तो 1914 से 18 हमने देखा था वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था। उस टाइम वर्ल्ड वॉर में एक साइड तो ब्रिटेन था, एक साइड ऑटोमन एम्पायर था। ऑटोमन एम्पायर यानी कि आज का टर्की। तो ब्रिटेन और इनकी लड़ाई चल रही थी, ऑटोमन एम्पायर वीक पड़ रहा था, तो उनके सपोर्ट में ये मुस्लिम्स थे, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर कैलिफ सिस्टम को फॉलो करता था, इस्लामिक रूल था। तो मुस्लिम्स यहाँ के इंडिया के काफ़ी खफा थे ब्रिटेन से, वो ऑटोमन एम्पायर को सपोर्ट करते थे। तो एक नफ़रत पैदा हो गई थी ब्रिटेन के अगेंस्ट इंडिया के मुस्लिम्स के बीच। तो उन्होंने ये प्लान किया, जो लीडर्स थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के और मुस्लिम लीग के, उन्होंने कहा देखिए इंडिपेंडेंस हम दोनों का मकसद है, भले पार्टीज़ अलग हों, कांग्रेस या मुस्लिम लीग। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमें मिल के जो मुस्लिम्स की नफ़रत है ब्रिटेन के अगेंस्ट, उसको यूटिलाइज़ करना है। तो ये सारी बातें आपका मेन लखनऊ पैक्ट में हुई थी। लखनऊ पैक्ट में 2 सवाल पूछ सकता है। पहली बात, ये कहाँ हुआ था, तो नाम से ही पता चल रहा है लखनऊ में हुआ था। क्या पूछेगा 1916 कब हुआ था, 1916 में हुआ था। किस किस के बीच हुआ था, तो एक साइड था आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस और दूसरी साइड था मुस्लिम लीग। तो इस तरह से चीज़ों को प्रिपेयर करना है। हमें पता होना चाहिए कि इस पॉइंट से सवाल कैसे बनेगा, ये नहीं कि सिर्फ जानकारी के लिए पढ़ रहे हैं, हमें अल्टीमेटली क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो हमें पता ये भी होना चाहिए कि सवाल कैसे बनते हैं। लखनऊ पैक्ट के बाद अब ब्रिटेन को लगा ये लोग तो मुस्लिम्स को भड़का देंगे, तो ब्रिटेन ने सोचा थोड़ी बहला फुसला के अच्छी अच्छी बातें इंडिया वालों के साथ करते। क्यों? क्योंकि ये लड़ाई का टाइम चल रहा था और वो नहीं चाहते थे कि इंडिया में किसी तरह का बवाल मचे, वो इंडिया वालों को खुश करना चाहते थे। प्लस इंडिया के लोगों का, सोल्जर्स का सपोर्ट भी चाहिए था लड़ाई के लिए। तो 1917 में ब्रिटेन क्या करेगा, एक ऑगस्ट डिक्लेरेशन लाएगा और उसमें अच्छी अच्छी बातें लिखेगा कि हम इंडिया के लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन में स्पेस देंगे, ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा बनाएंगे, वही दिस दैट अच्छी अच्छी बातें वो सब मेंशन की थी। फिर उसके बाद जो आगे चल के एक रिफॉर्म आएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, जिसे फेमसली कहते हैं मॉन्टेक शेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स ऑफ 1919। ये बेसिकली मेन इसी की बात करेगा। जो भी ऑगस्ट डिक्लेरेशन में लिखा होगा वो उसी को रियलाइज़ कराने के लिए मॉन्टेक शेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आएगा 1919। बट उनकी इंटेंशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 1919 में, जैसे ही आपका वर्ल्ड वॉर ख़त्म होगा, तो सबसे पहले वो हम पे क्या थोप देंगे, रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट ये सब हम बात करते हुए आए थे। जलियांवाला बाग मैसेकर की बात करी थी, फिर खिलाफत मूवमेंट 1920, फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920, चौरी चौरा इंसिडेंट, स्वराज पार्टी, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, लाहौर सेशन, यहाँ तक हम बात करके आ चुके थे। तो इसके आगे की कहानी हमें डिस्कस करनी है। ठीक है, लाहौर सेशन जब आपका हो गया था 1929 में, तो लाहौर सेशन में एक प्रेशर बनाया था गवर्नमेंट पे कि अब तो तुमको हमें छोड़ना नहीं है, अब हमें बिल्कुल आर्य पार वाला मामला करना है। इधर गांधी जी जो 1922 में अपना चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद बैक ऑफ कर गए थे, अब वो भी कह रहे थे आई एम रियली एक्साइटेड, कुछ नया करना है। तो अब क्या प्लान करेंगे, दांडी मार्च। ठीक है, तो अब गांधी जी इधर क्या स्टार्ट करेंगे, दांडी मार्च स्टार्ट करेंगे। और उन्होंने मुद्दा क्या उठाया, कोई मुद्दा तो उठाना था ना प्रोटेस्ट स्टार्ट करने का, तो उन्होंने मुद्दा उठाया नमक का, सॉल्ट का। सॉल्ट ऐसी चीज़ें, ये हर एक आम आदमी इससे कनेक्टेड है, तो नमक का मुद्दा उठाया। एक्चुअली दिक्कत ये थी कि ब्रिटेन क्या था, नमक पे भी टैक्स लेता था, और गांधी जी कह रहे थे कि नमक पे टैक्स हटाओ, क्योंकि आम आदमी को इससे घाटा हो रहा है, आम आदमी नमक नहीं खरीद पा रहा है, एटलीस्ट उसे नमक तो मिलना चाहिए बिना टैक्स के। तो इसी नमक वाले कानून को अबॉलिश करने के लिए गांधी जी क्या करेंगे, एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जैसी चीज़ प्लान करते हैं। यानी वो क्या करेंगे, एक कोस्ट पे जाएंगे, कोस्ट बीच के पास, कोस्टल एरिया में, और वहाँ से कुछ समंदर का पानी लेंगे और उसमें से कुछ नमक निकालेंगे और वो नमक यूटिलाइज़ करेंगे। तो यानी उन्होंने क्या करा, नमक यूज़ करा बिना टैक्स के। तो उन्होंने सॉल्ट टैक्स को डिसओबे कर दिया, सॉल्ट टैक्स को डिसओबे कर दिया। और सॉल्ट टैक्स कैसा है, सिविल लॉ है। ठीक है, एक सिविल लॉ है, और सिविल लॉ को अगर आप डिसओबे कर रहे हैं तो ये कहलाएगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो यहाँ से गांधी जी जैसी नमक को ब्रेक करेंगे, सॉल्ट टैक्स को, वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1930 दांडी मार्च, और इसी को हम सॉल्ट सत्याग्रह भी कहते हैं। साबरमती आश्रम से गांधी जी निकलेंगे सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने, और यहाँ से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की स्टार्ट हो जाएगी इन 1930।
इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में काफ़ी मास लेवल पे पार्टिसिपेशन होता है। इवन ऐसा नहीं था दांडी मार्च सिर्फ गांधी जी ने भी किया था, और भी लीडर्स थे, खान अब्दुल गफ्फार खान थे, सरदार पटेल थे, कई लीडर्स थे जो दांडी मार्च कर रहे थे, बट सबसे फेमस किसका है, गांधी जी का। फिर इसके बाद जब 1930 में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, उधर नेहरू ने लाहौर सेशन में कह दिया हम पूर्ण स्वराज्य सेलिब्रेट करेंगे, इधर गांधी जी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करके बैठे हैं, तो यहाँ से ब्रिटेन पे प्रेशर बनेगा। तो वो कहेंगे कि इन लोगों की दिक्कत क्या है, लाओ इनसे आके डिस्कस करें। तो ये डिस्कस करने के लिए क्या करेंगे, एक फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे 1931 में। तो 1931 में ब्रिटेन क्या करेगा, एक कॉन्फ्रेंस बुलाएगा और सारे इंडियंस को, इंडिया के लोगों को उसमें इनवाइट करेगा। बट यहाँ पर होगा क्या, इस मूवमेंट में ज़्यादातर लोग नहीं पहुँच पाएंगे क्योंकि कांग्रेस के काफ़ी लीडर्स जेल में बंद थे और गांधी जी भी इस मूवमेंट में गए नहीं थे, ठीक है। तो वहाँ पर इस वजह से एक कांग्रेस का पार्टिसिपेशन नहीं था, गांधी जी का पार्टिसिपेशन नहीं था। और इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया के एक मास लीडर थी कांग्रेस और गांधी जी। तो आप एक कंट्री की बात कर रहे हो और उसके जो सबसे बड़े लीडर्स हैं अगर वही नहीं पहुँचेंगे तो उस कॉन्फ्रेंस का कोई रिजल्ट निकलना ही नहीं था। तो वही यहाँ पर हुआ, ना गांधी जी थे ना कांग्रेस का कोई बड़ा लीडर था, तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का कोई मतलब ही नहीं रहा। हालांकि हिंदू महासभा भी पहुंची थी, मुस्लिम लीग भी वहाँ पहुंची थी और अंबेडकर साहब भी पहुंचे थे। तो यानी जो एक कम्युनिटी स्पेसिफिक बात कर रहे थे लोग वो तो पहुंचे थे, बट जो नेशन एज ए होल की बात कर रहे थे लाइक गांधी, नेहरू, इंडियन नेशनल कांग्रेस से सरदार पटेल वगैरह, तो ये लोग आपके वहाँ से गायब थे। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस और गांधी के ना होने की वजह से इसका कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं निकलता है। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में होती है जिसका कोई रिजल्ट नहीं होता है। तो उधर से फिर ब्रिटेन जो उस टाइम के वाइसरॉय होते हैं इंडिया में, लॉर्ड इरविन से कहेंगे कि गांधी जी को पटाओ, गांधी जी से कहो कि हमारे इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करें। तो लॉर्ड इरविन गांधी जी से बात करेंगे और कहेंगे कि आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं जा रहे। तो गांधी जी कहेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा है, मैं आपके कोई लॉ फॉलो ही नहीं कर रहा हूँ। तो वो पूछेगा क्यों नहीं कर रहे हो, वो कहेगा आप लोग जब तक सॉल्ट पे टैक्स नहीं हटाओगे, हमारी ये सब डिमांड नहीं पूरी करोगे, हमारे जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उन्हें रिलीज़ नहीं करोगे, तब तक तो हम आपका कोई काम नहीं करने वाले, आपका कोई हम भी लॉ नहीं फॉलो करेंगे, जब हमारी आप बात नहीं सुनेंगे तो हम आपका भी कोई लॉ फॉलो नहीं करेंगे। तो लॉर्ड इरविन के ऊपर प्रेशर होता है ऊपर से कि कैसे भी करके गांधी को पटाओ। तो इरविन क्या करेंगे, इरविन आपका सॉल्ट टैक्स वाला जो लॉ था उसको ख़त्म कर देंगे और जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उनको रिलीज़ कर देंगे और एक एग्रीमेंट साइन कर लेंगे गांधी जी के साथ, एक पैक्ट साइन हो जाएगा गांधी के साथ। तो उसी को हम कहते हैं गांधी इरविन पैक्ट ऑफ 1931। इस पैक्ट में गांधी और इरविन के बीच में जो भी बातें हुई वो रिकॉर्ड हो गई। और जब 1931 में कराची सेशन में गांधी जी आते हैं तो वहाँ पर उनके इस पैक्ट को एंडोर्स भी किया जाता है, यानी इसको मान लिया जाता है, एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो यहाँ से फिर गांधी जी कह देते हैं ठीक है तुमने हमारी इतनी बात मानी तो अब हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर लेते हैं। तो अब गांधी जी जाएंगे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करने। तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी आपकी 1931 में। तो इसमें अब गांधी जी पार्टिसिपेट करेंगे। तो अब गांधी जी तो मौजूद हैं, लोगों को काफ़ी एक्सपेक्टेशन था, ब्रिटेन को भी एक्सपेक्टेशन था कि गांधी जैसा बड़ा लीडर आ रहा है और भी बड़े लीडर्स आ रहे हैं तो इसमें कोई फ्रूटफुल रिजल्ट निकलेगा। बट यहाँ भी कोई फ्रूटफुल रिजल्ट आ नहीं पाता है क्योंकि कई कम्युनिटी स्पेसिफिक लीडर्स हैं जो अपने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, जैसे जिन्ना है वो मुस्लिम्स की बात कर रहे हैं, हिंदू महासभा है वो सिर्फ हिंदूज़ की बात कर रही है, अंबेडकर साहब दलित्स की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से सब अपनी इंडिविजुअल बातें कर रहे हैं, कोई भी कंट्री एज ए होल की बात नहीं कर रहा है। तो गांधी जी को ये बात बहुत ख़राब लगती है और वो कहते हैं हम सबके इश्यूज़ रिजॉल्व करेंगे, पहले एक नेशन की बात हो जान दो, एक नेशन की बात हो जाए फिर हम अपना स्पेसिफिक जो इश्यूज़ हैं, इंटरनल इश्यूज़ हैं उसकी भी बात करेंगे। लेकिन ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाया और नेशन एज ए होल की बात हो नहीं पाई। तो यहाँ से कोई सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से भी कोई खास नतीजा नहीं निकला। इससे सबको निराशा हुई, इंडिया के लोगों को निराशा हुई, ब्रिटेन को निराशा हुई। और इसी के बाद वो गांधी जी को क्या करें, कहेंगे गांधी जी से तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बुलवा के ये आदमी बेकार है, इसे जेल में डालो। वो क्या करेंगे, गांधी जी को जेल में भिजवा देंगे। फिर इधर 1932 में ब्रिटेन अपने और प्लान एक्सपेंड करता है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने के। उसने कहा अब तो इंडिया को और तोड़ेंगे।
तो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी और इम्प्रूव करेंगे। तो इसके लिए वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है रैमसे मैकडोनाल्ड, वो एक कम्युनल अवार्ड स्टार्ट करेंगे, अनाउंस करेंगे। मतलब हम अनाउंस करते हैं कि हम जो डिप्रेस क्लासेस हैं यानी जो आपका दलित्स हैं उनको भी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन देंगे। जैसे एक सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स को मिला था, उसी तरह से सेपरेट इलेक्टोरेट्स हम किसको देंगे, जो डिप्रेस क्लासेस हैं, जो आपका दलित्स हैं, उनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स देंगे। तो गांधी जी को ये बात बहुत ख़राब लगी, क्योंकि आप मुस्लिम्स को ऑलरेडी सेपरेट इलेक्टोरेट देके उनको अलग कर दियो तो एक डिस्क्रिमिनेशन की भावना आ जाती है, तो यूनिटी उससे टूटती है। तो यूनिटी में एक क्रैक तो वहीं से डेवलप हो गया था जब मुस्लिम्स का सेपरेट इलेक्टोरेट बना था। अब ये दलित्स का भी बना देंगे तो हिंदुओं में भी एक क्रैक डेवलप हो जाएगा। तो उन्हें ये लग रहा था ये लोग पूरे देश को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना चाह रहे हैं। तो वहाँ से गांधी जी बहुत गुस्सा होंगे और एक फास्ट करने लगेंगे, फास्ट अंटिल डेथ, यानी आमरण अनशन पे बैठ जाएंगे और वो इस के खिलाफ बात करेंगे। यानी वो नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरह से कम्युनल अवार्ड यानी जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन है डिप्रेस क्लासेस का ये स्ट्रांग हो। तो इसके लिए गांधी और अंबेडकर मीटिंग करेंगे ये उसी जेल में जिसमें गांधी जी बनते, येरवाड़ा जेल में गांधी जी के साथ अंबेडकर की मीटिंग होगी और गांधी जी अंबेडकर को समझाएंगे कि देखो भाई इस तरह का रिप्रेजेंटेशन अगर मिलेगा तो आप ही को लॉस होने वाला है, इससे कंट्री एज ए होल को लॉस होने वाला है। तो ज़रूरी है कि आप इस बात को सोचें। और अंबेडकर साहब आपके ऐसे लीडर नहीं थे जो सिर्फ कम्युनिटी स्पेसिफिक थे, वो एक नेशन की भी बात करते थे। तो वहाँ से उनको भी ये बात समझ में आई, एक समझदार इंसान थे कि ये बात तो हकीकत है कि अगर एक सेपरेट इलेक्टोरेट बनेगा तो उससे कंट्री टूटेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है हम सेपरेट इलेक्टोरेट की बात नहीं करेंगे, बट वो लोअर कास्ट के लिए भी चिंतित थे। तो गांधी जी ने कहा ठीक है हम उन्हें रिजर्वेशन देंगे, उनकी सीट्स शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स की सीट्स रिजर्व कर देंगे, बट आप उनको बिल्कुल सेपरेट कर दो वो गलत हो जाएगा। तो उनके बीच ये सब बातें होती हैं। तो ये सारी बातें जो आपका रिकॉर्ड है वो सारी रिकॉर्ड है पूना पैक्ट में, ठीक है। इसको गांधी अंबेडकर पैक्ट भी कहते हैं। ये कब साइन होता है, 1932 में। तो ये सारी कहानी आप देख रहे हैं खटाखट कब से चल रही है, 1930 से। 1930 में सबसे पहले आपका सॉल्ट सत्याग्रह होता है, दांडी मार्च होता है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आता है। तो आनंद फानंद में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें ये लोग पहुंचते नहीं है तो कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। फिर गांधी इरविन पैक्ट हो जाएगा। फिर गांधी इरविन पैक्ट के बाद सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी, कोई रिजल्ट नहीं निकला। फिर आपका कम्युनल अवार्ड आ जाएगा। कम्युनल अवार्ड के बाद गांधी अंबेडकर पैक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको पूना पैक्ट भी कहते हैं। तो पूना पैक्ट के बाद चीज़ें थोड़ा सा बेटर हो गई, यानी जो आपका कम्युनल इलेक्टोरेट ये फैलाना चाह रहे थे दलित्स के लिए वो रुक जाएगा। फिर अब एक बार फिर से ट्राई किया जाता है थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ब्रिटेन सोचता चलो एक बार फिर से 1932 में हम फिर से एक मीटिंग बुलाते हैं, उसको कहते हैं थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो इस मीटिंग में ये भी कोई रिजल्ट नहीं ला के देती, क्यों, ज़्यादातर नेशनल लीडर इस टाइम जेल में थे। तो जेल में होने की वजह से कोई खास लीडर्स पहुंच नहीं पाते हैं। तो ये थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी फ्लॉप हो जाती है। यानी कुल मिला के 1931, 1932, 1931 में 2 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 में, तीनों फ्लॉप होती हैं, कोई खास रिजल्ट नहीं मिलता है। अब इधर ब्रिटेन की भी हालत थोड़ी सी धीरे धीरे डाउन होना शुरू हो जाएगी। इधर पाकिस्तान की डिमांड बढ़ने लगी है। चौधरी रहमत अली गेव द टर्म पाकिस्तान, ये सवाल आता है इसलिए मैंने पुटअप किया कि टर्म पाकिस्तान किसने दिया था, तो वो दिया था चौधरी रहमत अली ने। और फिर जिन्ना की एक 2 नेशन थ्योरी थी। 2 नेशन थ्योरी कहती थी कि 2 अलग अलग रिलीजन के लोग एक सिंगल कंट्री में नहीं रह सकते, 2 रिलीजन है तो 2 कंट्रीज चाहिए। हालांकि आगे चल के इनकी थ्योरी खुद फेल हो जाएगी, क्योंकि सिंगल रिलीजन में आपका ये वेस्ट पाकिस्तान था और ईस्ट पाकिस्तान, दोनों का रिलीजन सेम था, बट स्टिल ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से जिन्ना को समझना चाहिए था कि 2 नेशन थ्योरी जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। हालांकि जो भी रीज़न रहा उनका मानने का, तो जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी यहाँ पर आती है, चौधरी रहमत अली पाकिस्तान नाम का वर्ड इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी इंडिया में एक्टिव होने लगी हैं। फिर अभी सब धीरे धीरे प्रोटेस्ट हल्का फुल्का चल रहा है, कोई ख़ास प्रोटेस्ट नहीं चल रहा है, मामला ठंडा चल रहा है। फिर इसके बाद 1940 में ब्रिटेन फिर से एक ऑगस्ट ऑफर आता है।
ऑगस्ट डिक्लेरेशन से कंफ्यूज नहीं करेंगे, ऑगस्ट डिक्लेरेशन 1917 में था। ये है आपका ऑगस्ट ऑफर ऑफ 1940। इस ऑगस्ट ऑफर में किस चीज़ का ऑफर आता है कि हम डोमिनियन स्टेटस देंगे टू द अनस्पेसिफाइड फ्यूचर, अ पोस्ट वॉर बॉडी टू इनैक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, टू एक्सपेंड द गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल, गिव फुल वेटेज टू माइनॉरिटी ओपिनियन। देखिए समझ के थोड़ा थोड़ा आपको लग रहा होगा कि ये अच्छी बातें कर रहे हैं, कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया के साथ। अब अगर अच्छा कोशिश करने की इनकी प्लानिंग है तो इसका मतलब कोई ना कोई तो वजह है, कुछ ना कुछ तो ये इंडिया से चाह रहे हैं। तो रीज़न सिंपल था, अब वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गया था, 1938 वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गया है। अब इन्हें इंडिया की फिर से ज़रूरत है, अब इन्हें इंडिया के सोल्जर्स की ज़रूरत है। तो ये क्या लेके आए हैं, ऑगस्ट ऑफर लेके आए हैं। यानी ये कह रहे हैं कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे, यानी कि डोमिनियन स्टेटस जो आप सोचो मॉडरेट्स मांगा करते थे, अब जाके वो कह रहे हैं कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे। तो इसका मतलब इनका प्लान तो बहुत ज़्यादा पुराना है, इनका जो मतलब जो ये ऑफ़र लेके आए हैं अब ये कोई एक्सेप्ट नहीं करने वाला, क्योंकि स्वराज की बात तो हमें याद होगा कि 1916 कैलकाटा सेशन में ही स्टार्ट कर दी थी हमने। तो अब डोमिनियन स्टेटस के चक्कर में तो हम नहीं पढ़ने वाले थे। और फिर इन्होंने कहा कि आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, उसके लिए भी हम एक बॉडी बनवाएंगे, और जो आपकी गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसको भी एक्सपेंड कर देंगे ताकि माइनॉरिटी ओपिनियन भी लिया जा सके। तो ये सारा ऑफर आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस रिजेक्ट कर देगी। इंडियन नेशनल कांग्रेस कहेगी अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, अब हमें कंप्लीट आज़ादी चाहिए। अब 1940s का टाइम आ गया था, हमारे लीडर्स रेडी थे फुल इंडिपेंडेंस मांगने के लिए सॉरी। तो ये आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस तो रिजेक्ट कर देगी, बट मुस्लिम लीग इसको एक्सेप्ट कर लेती, क्योंकि मुस्लिम लीग का एक ही मकसद था, कुछ भी करो हमें पाकिस्तान दे दो, और कुछ मतलब नहीं था उन्हें। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट कर दिया, मुस्लिम लीग इसे एक्सेप्ट कर लेगी। फिर सेम बात को लेके क्रिप्स मिशन आ जाते हैं 1942 में। 1942 में एक ब्रिटेन की कैबिनेट के मिनिस्टर हैं सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये इंडिया आएंगे और सेम वही बातें रिपीट करेंगे जो अगस्त ऑफर 1940 में बोली गई थी। गांधी जी से बोलते हैं तो गांधी जी फिर इनको भगा देंगे, कहेंगे 2 साल पहले सेम यही डिमांड लेके तुम लोग आए थे, तब भी मैंने कहा था हमें किसी तरह का डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। तो गांधी जी ने इसको कहा भी था पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए क्रैशिंग बैंक, मतलब ऐसी बैंक जो टूट रही हो उस पर आप पोस्ट डेटेड चेक दे रहे हो, यानी कि हम ऐसा कर देंगे। तो अब पता चला जब तक आप वो चेक कैश कराने जाओ तब तक वो बैंक ही ना रहे। तो उस तरह की सिचुएशन थी कि अब ये चेक हमारे काम का नहीं है, ये डील अब हमें पसंद नहीं है। अब क्योंकि गांधी जी भी फील कर रहे थे कि ब्रिटेन की हालत अब डाउन होती जा रही है, तो वो सोच रहे थे डोमिनियन स्टेटस में तो अब मज़ा नहीं है, अब तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। तो 1942 में सर स्टेफोर्ड क्रिप्स को भी वो लौटा देंगे। तो यहाँ पर आपका क्रिप्स मिशन भी फेल हो जाएगा। आपने कई बार सुना होगा ये वर्ड क्रिप्स मिशन फेल। क्रिप्स मिशन फेल क्या था, 1942 में स्टैफोर्ड क्रिप्स आएंगे और वही सेम बातें जो अगस्त ऑफर 1940 में बोली गई थी उसको रिपीट करेंगे, और गांधी जी उनको रिजेक्ट करके फिर वापस से भेज देंगे। तो ये पूरी जानकारी है, ये कहलाती है आपका क्रिप्स मिशन। तो इसी को हम कहते हैं क्रिप्स मिशन हमारा फेल हो गया। फिर इसके बाद की कहानी अगर हम बात करें, इधर आपका 1942 में एक रिवोल्ट चल रहा है और एक क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा है। अब देखिए जब तक वर्ल्ड वॉर चला गांधी जी थोड़ा शांत रहे। गांधी जी का शांत रहने का रीज़न सिंपल था कि देखिए भाई अभी ब्रिटेन की लड़ाई चल रही है जर्मनी से, तो गांधी जी बिल्कुल नहीं चाहते थे कि जर्मनी जीत जाए। भले ही दोनों गलत कर रहे हैं लेकिन जर्मनी ज़्यादा गलत कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि ब्रिटेन को हटा के हमें जर्मनी को भी पावरफुल नहीं कर देना, वरना अल्टीमेटली नुकसान तो वहाँ पे भी है। तो गांधी जी ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहते थे ब्रिटेन को, इसीलिए उन्होंने क्या करा, इसीलिए उन्होंने थोड़ा सा शांति बनाए रखी। बट इधर 1942 आते आते अब इधर वर्ल्ड वॉर 2 एंड हो रहा है, प्लस आपका गांधी जी को लग गया अब ये लोग शांति से मानने वाले नहीं है, बार बार सेम बात बोल रहे हैं, तो मुझे भी कुछ करना पड़ेगा। तो 1942 में रिवोल्ट होता है और गांधी जी अपना एक नया स्लोगन दे देते हैं, करो या मरो, डू और डाई, और ये कहलाता है क्विट इंडिया मूवमेंट। यानी ऐसे पर्सन जो पहले नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कर रहे हैं, फिर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कर रहे हैं, अब वो स्टार्ट कर रहे हैं क्विट इंडिया मूवमेंट। और क्विट इंडिया मूवमेंट कम्प्लीटली डिफरेंट था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में गांधी जी ने इस बात पे बहुत फोकस करा था कि पीसफुल काम करना है।
बट अब क्विट इंडिया मूवमेंट में उन्हें लग गया था कि अब सिचुएशन बदल रही है। हालांकि उन्होंने ऐसा नहीं कहा था कि तलवार उठाओ, हथियार उठाओ, वायलेंस करो, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा था। उन्होंने ये टोटली जनता के कॉन्शियस पे छोड़ दिया था। उन्होंने कहा था डू और डाई। इसको आप दोनों सेंस में ले सकते हैं, या तो आप प्रोटेस्ट करते करते मरो, या फिर आप उनको मारो और मरो। ठीक है, मारो और मरो या फिर प्रोटेस्ट करते करते मरो, तो दोनों सेंस में इस चीज़ को लिया जा सकता है। कंप्लीटली मतलब खुल के तो नहीं बोला था, बट इनडायरेक्टली उनका कहने का मतलब ये था कि अब सड़कों पे उतरो और ब्रिटेन को भगाओ। तो डू और डाई का स्लोगन जैसे ही गांधी जी का आता, गांधी जी के फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी थी, लोग एक्टिव हो जाते हैं ब्रिटेन को भगाने में। जगह जगह पे ब्रिटेन को रिवोल्ट देखना पड़ता है, जगह जगह पे उनको सप्रेस करना पड़ रहा है। तो ब्रिटेन ऑलरेडी जो वॉर से जूझ रहा है वहाँ कमज़ोर हो चुका है, ब्रिटेन की सप्लाईज डाउन हो चुकी हैं। तो इधर इंडिया में भी रिवोल्ट चल रहा है, तो वो यहाँ अब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। फिर इधर साइड ही साइड में एक और अलग कहानी चल रही है इंडियन नेशनल आर्मी की। तो इंडियन नेशनल आर्मी की कहानी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम अपनी पूरी ये मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे। तो आज अगर आप रिवाइंड कर लें, अभी हमने आज शुरू करा था आपका राउंड टेबल, हाँ आज हमने शुरू करा था दांडी मार्च से। दांडी मार्च के बाद हमने देखा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आता है, और उसी को रोकने के लिए आपका क्या आता है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पहला वाला 1931। फिर ये फेल हो जाता है क्योंकि गांधी जी नहीं पहुंचे, तो गांधी इरविन पैक्ट आएगा 1931। फिर इसके बाद गांधी जी जाएंगे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस राउंड 1931, बट ये भी फेल हो जाएगा। फिर इसके बाद गांधी जी को जेल में डाल दिया जाएगा, तो 1932 में कम्युनल अवार्ड आएगा। फिर उसी में फिर 1932 में पहले कम्युनल अवार्ड आएगा। फिर एक पूना पैक्ट होगा गांधी इरविन के वो गांधी और अंबेडकर के बीच। फिर हमने बात करी आपका थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी, ये सब फ्रूटफुल नहीं होगा। फिर 1932 के बाद एक हमने 1933 में इवेंट देखा था, पाकिस्तान टर्म डिस्कवर हो चुका है। फिर 1940 में हमने देखा वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, और 1940 में आपका एक नया टर्म स्टार्ट 1940 में आपका ऑगस्ट ऑफर देखने को मिलेगा। और फिर वही सेम चीज़ 1942 में 2 साल बाद स्टैफोर्ड क्रिप्स लेके आएंगे। फिर उधर 1942 में क्रिप्स जाएंगे, फिर गांधी जी एक नया मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे, क्विट इंडिया मूवमेंट। गांधी जी के 3 बड़े मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट। तो यहाँ तक कि हम लोग हिस्ट्री डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। आप लोग इसको बार बार क्रोनोलॉजी में रिवाइज करते रहें, रिकॉल करते रहें, तभी ये चीज़ें दिमाग में जाएंगी। थोड़ा सा जीएस हमें वास्ट लगता है, लेकिन वास्ट कुछ नहीं है, बस हमें अपने काम की चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, रेगुलर रिवीजन करेंगे, सब कुछ दिमाग में चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, बस कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।